वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट को चैप्टर वाइज लेकर आएंगे। तो हमने पीछे जो लेक्चर 2 हुए हैं, लेक्चर 1 में हमने रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होता था उसका इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है ना। और लेक्चर 2 में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसी के आधार पर जो आपका जो चैप्टर 1 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे उसी के आधार पर होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आए हैं इस लेक्चर में लेकर। तो आइए देखते हैं उस लेक्चर को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट का यूज करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को अगर हमें सिद्ध करना हो तो हम विरोधाभास तकनीक को अपनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। तो हम देखिए, पहले हम मानेंगे कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो √3 क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या की आप परिभाषा जानते हैं कि ऐसी सभी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख पाएँ, जहाँ हमारा p और q क्या हो, सभाज्य संख्या हो। कहने का मतलब p और q का मौसा 1 हो और q ≠ 0 हो। ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, √3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हम लिखे हैं ऐसे ही हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 = p/q, जहाँ q ≠ 0 तथा pq पूर्णांक है और HCF pq का HCF जो है ना वह 1 है। या इसको हम अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो pq है वह सभाज्य संख्या है, इसको दूसरा रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। तो समीकरण 1 का वर्ग करेंगे ना, तो 1 का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग हमारा आएगा 3 और p/q का वर्ग आ जाएगा p² क्लियर। तो हमारा p² बराबर आ जाएगा 3q², जैसा इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम राइट साइड में कॉन्सेप्ट लिखे हैं। जैसे कि देखो, अगर 34 2 से विभाज्य है ना, तो 2 × 17 उसको लिख सकते हैं हम। कम से कम मतलब 17 तो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है ना, 17 जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपका कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। 17 जो कोई पूर्णांक है जिसका 2 में गुणा करेंगे 34 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम कहेंगे, अब यहाँ पर देखो नीचे, अगर 6² 36 जो है ना वो 3 से विभाज्य होता है, तो 6 भी 3 से विभाज्य होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो p² को 3 के गुणा के रूप में लिख पा रहे हैं ना q² में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है, p² 3 से विभाज्य होगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं 34 के केस में जो 2 से विभाज्य हो रहा था, ठीक है ना। तो 34 को हम 2 × 17 के रूप में लिख पा रहे हैं, तो जो 34 होगा 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं p² जो होगा आप 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर 6² बराबर 36 जो 3 से विभाज्य होता, तो 6 भी 3 से विभाज्य हो रहा था, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हमारा p² 3 से विभाज्य हो रहा है, ये p 3 से भी विभाज्य होगा, ठीक है ना। अगर p 3 से विभाज्य होगा ना, तो हम क्या करेंगे, तब हम ये चीज़ कह सकते हैं, जो आपका p जो होगा वह 3m के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ m कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर 34 के केस में 17 कोई पूर्णांक आ रहा था ना, जो 17 कोई पूर्णांक आ रहा था यहाँ पर 2 से विभाजित करने पर। इसी प्रकार से अगर हम b को 3 से विभाजित करेंगे तो m कोई पूर्णांक आएगा। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। तो हम आगे आएंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। हम समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो p की वैल्यू 3m रख देंगे, तो 3m का होल स्क्वायर बराबर 9m² है, 3q² के बराबर है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से आपको आएगा q² बराबर 3m², क्लियर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, q² भी देखो, q² को हम 3 के गुणनखंड के रूप में लिख दिए, तो क्या कर देंगे, q² जो हमारा है 3 से विभाज्य है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम बताए हैं, अगर 6² आपका = 36 3 से विभाज्य होता तो 6 भी 3 से विभाज्य होता था। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हमारा q² 3 से विभाज्य है, तो q हमारा क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगर q 3 से विभाज्य हो रहा है, जैसे कि हम 34 में अगर 2 से भाग दें तो 17 एक पूर्णांक आ रहा था, उसी प्रकार से हमारा कोई पूर्णांक n आएगा, जिसे हम कहेंगे जहाँ p तो q बराबर 3n हो जाएगा, जहाँ n कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। तो इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 4। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 मान लेंगे इसे हम, ठीक है। समीकरण नंबर 4 जब मान लेंगे हम इस चीज़ को, तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण नंबर 3 तथा 4 से HCF आप PQ क्या हो जाएगा, HCF आप PQ = 3 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ जैसे ही लिख दिया ना HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पर जरा समीकरण नंबर 1 के पास देखो, HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये इस बात का विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है कि HCF जो है P और Q का वह 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ इस चीज़ को लिखेंगे, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है कि HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1 है। अतः हम ये भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो अतः क्या लिख देंगे, अतः √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझे होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नोट्स भी हम कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन नेसेसरी है आना, ठीक है ना। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कम से कम इसका 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ आगे के सवाल को, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। इस प्रकार का अभी सवाल आपसे पूछा जाएगा जो बेसिकली आपका जो हम अभी बताएं पीछे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसी पे आधारित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, एक कह रहा है सवाल, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक विषम धन पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखेंगे। तो इसमें हम पहले बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा है हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r का अस्तित्व होता है, ठीक है ना। यदि आपका जो a इज ग्रेटर इक्वल टू b हो ना, मतलब a अगर b से बड़ा या बराबर है, तो हम लिख सकते हैं a को a बराबर हो जाएगा BQ + r, जहां आपका r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा, ठीक है ना। और r कैसा होगा, W में आएगा। यहाँ पर जो आप ये सिंबल देख रहे हैं ना, इसे बोला जाता है बिलोंग्स टू, मतलब से संबंधित है। W का मतलब होगा होल नंबर से। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सभी होल नंबर कहलाता है। इसे पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप एक बात ध्यान देंगे, ठीक है। जो हम लिखे हैं ना यहाँ पर जो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, जो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 कर रहा है। यहाँ से हम यहाँ जो a बराबर BQ + r है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम b बराबर 6 रख देना, तो हमें 6q + 1 मतलब 6q + 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 और 6q + 5 के रूप का हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम समीकरण नंबर 1 में b बराबर 6 रख देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, b बराबर 6 रख देंगे। अगर हमें कहा होता है दिखाइए कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, b बराबर 2 ले देते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे b बराबर 6, ठीक है ना। अगर ऐसे ही पूछा होता यहाँ 8q + 1, तो क्या लिखते हैं, b बराबर 8 लेते हैं, तो हमारे r की जो वैल्यू आता है वो 7 आता, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 करके आता। क्लियर, मैं ऐसा करता है बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ही समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 में ab बराबर 6 लिखेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a बराबर 6q + r, जहाँ r जो आपको आएगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, और r W में से आएगा, मतलब r की जो वैल्यू होगी ना वो W में से होगी। W का मतलब क्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 में से होगा, लेकिन आपका जो r आएगा ना वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। तो ऐसे कितने वैल्यू मिलेंगे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अतः r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। क्लियर, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें केस बना करके लिखेंगे। तो केस 1 में क्या होगा, r बराबर 0 रख देंगे ना हम, तो r बराबर 0 रख देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो क्या होगा, r बराबर 6q हो जाएगा, ठीक है ना। जो 6q दिख रहा है आपको वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित हो जाता है 6, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये समधन पूर्णांक हो जाएगा। अब दूसरे नंबर केस में हम क्या करेंगे, r बराबर 1 रख देंगे, तो आपका a बराबर हो जाएगा 6q + 1। अब 6q + 1 जो आपका होगा विषम धन पूर्णांक होगा। क्लियर,
मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, केस 3 में r बराबर 2 रख देंगे। r बराबर 2 रख देंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2। तो जो दोनों जो देख रहे हैं जो 2 से विभाज्य हो जा रहा है, अतः क्या हो जाएगा, इस समधन पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर। तो इसी प्रकार से हम रख देंगे r बराबर 3 समीकरण 2 में रख देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आप ये चीज़ मिल जाएगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 3 जो कि एक विषम धन पूर्णांक है, ठीक है ना। तो क्लियर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। ये समझ में आया। इसी प्रकार की केस 5 में हम देखेंगे, इसे हम r बराबर 4 रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो ये आप क्या मिल जाएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, एक विषम समधन पूर्णांक, सॉरी विषम नहीं होगा, समधन पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम करेंगे, r बराबर 5 रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो आपका a बराबर जो मिलेगा 6 क्यूब प्लस 5, जो क्या होगा, एक विषम धन पूर्णांक के रूप का होगा, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती वो सभी संख्याएं विषम कहलाती हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अगर पूरा स्पष्ट रूप से लिखें, तो अभी हम उपरोक्त कहने का मतलब ऊपर से जितना हम लगाए ना, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ का निष्कर्ष हम निकाल लेंगे कि जो हम लिखे हैं ना, तो इस चीज़ से हम लिख देंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक विषम धन पूर्णांक कैसा होता है, या तो 6 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा, या 6 क्यूब प्लस 3 का रूप का होगा, या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, केस 2, ठीक है ना, और आपका क्या केस 4 और आपका केस 6, यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि जो हमारा प्रत्येक विषम धन पूर्णांक होगा ना, वह 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। ये चीज़ का हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना। तब देखेंगे तो कैसे रूप में कह रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम b की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी इस प्रश्न में कर सकता था कि आप दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समधन पूर्णांक या तो 6 क्यूब प्लस 6 क्यू का होता है, या 6 क्यू प्लस, जैसा कि 6 क्यू का होगा, या 6 क्यू प्लस 2 का होगा, या 6 क्यू प्लस 4 का होगा, ठीक है ना। ऐसा भी पूछ सकता। तो ऐसे इस चीज़ को भी लिख सकते, ऐसे ही हम मेथड से द्वारा जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है। इस चीज़ का PDF आपको हम कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल ये कहता है ना, आपका जो अभी पीछे हम बताए हैं, जो आपका अशांत दशमलव संख्या होता है, ठीक है ना, बेसिकली उसे हम NTRD के नाम से जानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसे आप क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। कहने का मतलब वो अशांत होगा, अशांत का मतलब दशमलव प्रसार उसका रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, संख्या 0.66666 को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। जो हमें इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे किसी संख्या के बराबर, ठीक है। तो इसे हम मान लेंगे क्या, ये x के बराबर है, जैसा कि हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है ना। तो अब गुणा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना, कि जिसको हम उसको घटाने पर हमारा जो ये बार बार जो चीज़ रिपीट कर रहा है ना, वो 0 हो जाए। इसी प्रकार से हम गुणा करेंगे। तो इसमें अगर हम 10 से गुणा करेंगे ना, तो ये आपका बन जाएगा 6.666 करके ऐसे आ जाएगा। इसको हम कह देंगे 10x बराबर जो आएगा आपका 6.6666 करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। तो जैसे ही घटाएंगे ना, तो 10x में से x घटेगा, ठीक है ना। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से घटाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 6.666 करके एंड सो ऑन माइनस 0.666 करके आएगा ना। तो ये चीज़ आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो घटेगा तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 9x बराबर 6 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9। तो इस चीज़ को हम 3 से काट सकते हैं, ठीक है ना, 3 से काट सकते हैं ऊपर नीचे अंश और हर को। तो क्या हो जाएगा, ये 2/3, जिसे हम p/q के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ p बराबर 2 और q बराबर 3 मिल गया, अतः हम 0.6666 एंड सो ऑन को हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा p/q फॉर्म हो जाएगा, यही हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के भी आपसे सवाल बनते हैं, ठीक है ना। बेसिकली यही सभी सवाल आपसे बनेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना, और इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कहीं पर, ठीक है। और इसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे सवाल आपको करना है जैसे कि हम किए हैं, ठीक है।
ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे एक टाइप का और सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि HCF आप 306 और 657 का 9 हो, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है 306 और 657 का। हमें LCM बेसिकली ज्ञात करना है 306 और 657 का, ठीक है। तो इसके लिए हम सभी लोग एक सूत्र जानते हैं, किसी भी दो संख्याओं का लस और मस बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप एक सूत्र हम लिखे हैं, LCM ऑफ AB इज गुणे HCF ऑफ AB इज इक्वल टू A गुणे B। कहने का मतलब है दो संख्याओं का लस गुणे दो संख्याओं का मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर इसे हिंदी में हम लिखना चाहें तो इसे मैथमेटिक्स में लिखें, LCM ऑफ AB गुणे HCF ऑफ AB इज इक्वल टू A गुणे B। क्लियर। तो इसी प्रकार से यहाँ से हम क्या लिखेंगे, A बराबर यहाँ दिया गया है 306 और B बराबर दिया गया है आपको 657 और HCF आप 306 और 657 का 9 दिया गया है, ठीक है ना। LCM आप हमें याद करना है 306 और 657 का। तो इसी सूत्र पर हम इस चीज़ को रख देंगे। तो इसी सूत्र पर जब रखेंगे तो A की जगह पर LCM आप 306 और 657 गुणे HCF आप 306 और 657 बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे LCM आप 306 इंटू 657 गुणे HCF आप क्या है 306 का क्या दिया गया है 9 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। समझ में आया। तो दिस इम्प्लाई डेट LCM आप 306 और 657 का जो आएगा 306 गुणे 657 के बटे 9, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को 9 से काटेंगे ना इस चीज़ को, तो ये चीज़ कितनी बार में जाएगा 34 बार में। 9 3 27 और 9 4 36, ठीक है ना। तो ये चीज़ 34 बार में आ जाएगा आपका। तो आपको जब 34 में 657 का गुणा करेंगे ना तो आपका आएगा 22,338, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपका हम इसके आंसर में ले देंगे LCM आप 306 और 657 का, वो आप क्या क्या आ जाएगा 22,338। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझे होंगे। बेसिकली इसी सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक है ना। समझ में आया। इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, दो संख्याओं का मस गुणे दो संख्याओं का लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सूत्रों को याद करेंगे। अब इस चैप्टर का आपका सारा सवाल जो पूछ सकता था, जितने प्रकार से पूछ सकता था, वे सारे सवाल आपके हो गए हैं, ठीक है ना। तो आपको अब ऐसे ही सवालों पर प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सवालों को डील कर पाएँ, ठीक है। इस प्रकार के जो सभी विस्तृत सवाल हो गए हैं पूछने वाले, हमने आपको करवा दिया है। तो अगले हम टॉपिक में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पर बातें करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप तैयारी करते रहिए, ऐसे ही सवाल सॉल्व करते रहिए और आपको प्रैक्टिस थोड़ा बनाइए इस पर, जिससे आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए इस चैप्टर से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।